नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको फिर एक जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आया हूँ। जो आज की क्लास है हमारी जीव विज्ञान अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत पार्ट 1। आज मैं इस वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत पार्ट 1 के अंतर्गत आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। जो मेंडल की वंशागति के नियम है उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, जो मेंडल की वंशागति के नियम है वो कक्षा 12 के अध्याय 5 में है और यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। मैं आप सभी लोगों का अपनी वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं आपको वहीं जहां से क्लास हमारी शुरू होती है। जो मेंडल थे, जिन मेंडल का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने उद्यान में, जो उनका बगीचा था, एक बगीचा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने बगीचे में कुछ आनुवांशिक प्रयोग किए कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण किस प्रकार से पहुंचते हैं और वो किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। ये सभी ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों से सिद्ध करके बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से लक्षण पहुंचते हैं। उन्होंने सबसे पहले मटर पर प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर प्रयोग किया? मटर पर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया और मटर पर प्रयोग करके सिद्ध करके बताया कि किस प्रकार से जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं और किस प्रकार से उनको पहचाना जा सकता है कि ये प्रथम पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी के लक्षण है या द्वितीय पीढ़ी के लक्षण है। देखिए, उन्होंने अपने बगीचे में मटर पर प्रयोग किया। उन्होंने 7 जोड़ी मटर ली, यानी 7 जोड़ी मटर के दानों पर या मटर पर प्रयोग किया, जिनकी संख्या थी 14। यानी 7 जोड़ी मटर का मतलब होता है 14, यानी 14 प्रकार की मटर ली उन्होंने। 7 जोड़ी मटर ली, उन पर अपने बगीचे में प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि आनुवांशिक लक्षण किस प्रकार से प्रतीत होते हैं। देखिए, आनुवांशिक जो लक्षण है, उन्होंने जो 14 जो दाने थे, जो मटर थी, उस पर प्रयोग किया उन्होंने और सन 1856 से लेकर के 1863 से लेकर के 1863 यानी कि 7 वर्ष तक उन्होंने यह प्रयोग किए और पता लगाया कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण हस्तांतरित होते हैं और किस प्रकार से वो दिखाई देते हैं। देखिए, जो जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उन सभी को आप पॉइंट को नोट करते चलें। कॉपी और कलम को अपने पास रखें, तभी आप जो मैं प्रत्येक पॉइंट बताऊंगा इसको समझते चलें। ये जो प्रयोग है, ये जो वंशागति का जो नियम है, ये बहुत ही विस्तृत नियम है। यदि इसको लिखाएंगे या रटाएंगे तो आप रट भी नहीं पाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप प्रत्येक पॉइंट को जो यहाँ पर लिखा है उसको नोट करें और समझने का प्रयत्न करें। यानी कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उन्होंने अपना प्रयोग किसमें किया? बगीचे में किया। ये जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अवश्य लिखें। किस पर प्रयोग किया? मटर पर प्रयोग किया। कितने मटर के दाने थे? यानी 7 जोड़ी, संख्या में 14 थे। संख्या में कितने थे? संख्या में ये 14 थे। और कब से कब तक? यानी 1856 से लेकर के 1863 यानी कि 7 वर्ष तक उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि आनुवांशिक जो नियम होते हैं वो किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं तथा जो 7 जोड़ी मटर थे, जिसमें चिकने व झुर्रीदार बीज। नंबर 2, लंबे व बौने पौधे। चिकने व झुर्रीदार बीज, लंबे व बौने पौधे, गोल व सिकुड़े बीज। चिकने, लंबे व बौने पौधे, गोल व सिकुड़े बीज, हरे व पीले बीज,
अगला देखिए 1 2 3 4 5 फूली व सिकुड़ी हुई फलियां, फूल हरी व पीली फलियां। नंबर 7 सफेद या बैगनी फूल, सफेद या बैगनी। देखिए ये 7 प्रकार के जो चिकने व झुर्रीदार बीज, लंबे व बौने पौधे, गोल व सिकुड़े हुए बीज, हरे व पीले बीज, फूली व सिकुड़ी हुई मटर फलियां, हरी व पीली फलियां, सफेद या बैगनी फूल। ये 7 यानी कि 7 जोड़ी थे, जो संख्या में कितने थे 14, संख्या में 14 थे और जोड़ी कितनी थी 7 जोड़ी, यानी 7 जोड़ी पौधों पर, मटर के पौधों पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया। देखिए जब उन्होंने, प्रत्येक पॉइंट को आप नोट अवश्य कर लें क्योंकि ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए यहां पर उन्होंने जो संकलन कराया 1856 से लेकर के 1863 यानी 7 वर्षों के बीच में, वह पहला जब संकलन कराया तो उसमें लंबे व बौने पौधे लिए उन्होंने। कितने? लंबे और बौने पौधों के बीच में क्या कराया उन्होंने? संकरण। लंबे व बौने पौधों के बीच में उन्होंने जब संकरण कराया तब उन्होंने देखा कि इनके संकरण से जो पीढ़ी उत्पन्न हुई है वह सारी, जितने भी उस पीढ़ी में पौधे उत्पन्न हुए थे वो सब लंबे पौधे थे। कैसे थे? लंबे। जितने भी पौधे उत्पन्न हुए थे वो सब लंबे पौधे थे। इनको बोलते हैं प्रथम संतति पौधे या फेलियल प्रोजेनी। क्या बोलते हैं? जो मेंडल ने जब संकरण कराया था जिसमें लंबे पौधे और बौने पौधों का जो संकरण था, कुछ में कुछ लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में संकरण कराया, उसमें जब देखा जो प्रथम संतति पौधे हैं यानी या फिलियल प्रोजेनी जो पौधे हैं जिसको हम F1 पीढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी। फिलियल प्रोजेनी यानी प्रथम संतति जो पौधे होते हैं जिनको हम F1 पीढ़ी बोलते हैं, वो सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। जो प्रथम पीढ़ी के जो पौधे लंबे और बौने पौधों के संकरण से जो उत्पन्न हुए प्रथम पीढ़ी के पौधे जिसको हम फिलियल प्रोजेनी बोलते हैं, वो सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। कैसे थे? लंबे। अर्थात पहली पीढ़ी में जो बौने पौधे के जो लक्षण थे वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए, यानी प्रथम पीढ़ी में बौने पौधे के लक्षण दिखाई नहीं दिए। देखिए यानी कि जब उन्होंने संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे थे, उनमें F1 पीढ़ी में बौने पौधे के एक भी लक्षण दिखाई नहीं देता। जो F1 पीढ़ी होती है उसमें फिलियल जो प्रोजेनी पीढ़ी होती है उसमें एक भी संकरण के द्वारा जो दो अलग अलग कराया गया था उसमें एक ही पीढ़ी के यानी कि एक ही पौधे के लक्षण दिखाई देते हैं, दूसरे पौधे के लक्षण दिखाई बिल्कुल नहीं देते हैं। उसके बाद F1 जो पीढ़ी होती है उसमें बौने पौधे के लक्षण दिखाई नहीं देते। फिर जो जितने भी लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे उन लंबे पौधे में स्वयं संकरण हुआ। फिर स्वयं
स्वयं स्वतः ही उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन सभी लंबे पौधों ने अपने आप स्वयं संकरण किया, अपने आप वो फिर उत्पन्न हुए। जो उत्पन्न होने के बाद फिर उन्होंने देखा कि जो लंबे पौधे जो प्रथम पीढ़ी F1 में उत्पन्न हुए थे, जब उन्होंने स्वयं अपने आप संकरण करके या किसी भी स्वयं उगकर जब वो उत्पन्न होते हैं तो देखते हैं उसमें से कुछ बौने तथा कुछ लंबे पौधे होते हैं। क्या उसमें से जब वो स्वयं अपने आप संकरण करते हैं उस बगीचे में, तब वो देखते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के जो पौधे थे उनने जब स्वयं अपने आप होकर तैयार हुए तो उन्होंने देखा उसमें से कुछ बौने पौधे हैं तथा कुछ लंबे पौधे हैं। कुछ बौने पौधे तथा जो लंबे पौधे हैं वो F2 पीढ़ी में उत्पन्न हुए, यानी कि F1 में प्रथम पीढ़ी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। प्रथम पीढ़ी के जो लक्षण है उसमें लंबे पौधे के लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं तथा उस बौने पौधे के कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं होते। जब उन्होंने स्वयं जो लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे उसका स्वयं अपने आप ही संकरण करके वो संकरण नहीं और स्वयं होकर तैयार होते हैं, तब वो देखते हैं उसमें से कुछ बौने पौधे हैं तथा कुछ लंबे पौधे हैं। जो F2 पीढ़ी है, जो जिसे बोलते हैं F2 पीढ़ी, यानी F2 पीढ़ी में जिस प्रकार से मान लीजिए 4 अगर पौधे होकर तैयार हुए तो उसमें से एक पौधा बौना तथा 3 पौधे लंबे, जिसमें से एक पौधा बौना था और 3 पौधे लंबे थे। यानी कि 100% में 25% बौने पौधे, 25% बौने पौधे तथा 75% लंबे पौधे। 25% बौने पौधे तथा 75% लंबे पौधे, अर्थात 3:1 में प्रदर्शित होते हैं। द्वितीय पीढ़ी की F2 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं, जो संतति होती है, उसमें जिस प्रकार F1 पीढ़ी में एक ही पौधे के लक्षण दिखाई दिए थे, वह F2 पीढ़ी में आकर के अलग अलग प्रतीत होने लगे। उसमें से कुछ लंबे पौधे भी थे, उसमें से कुछ बौने पौधे भी थे, यानी कि 3:1 के अनुपात में वो F2 पीढ़ी के पौधे प्रदर्शित होते हैं। F2 पीढ़ी में वो जो संकरण कराया था लंबे व बौने पौधे का, वो F1 में ना दिखाई देकर F2 में दिखाई देता है। किसमें? F1 में ना दिखाई देकर F2 में दिखाई देता है। इस प्रकार से उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो पीढ़ी, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी में प्रदर्शित ना हो फिर भी वो खत्म नहीं होते, अगली पीढ़ी में वो लक्षण प्रदर्शित हो सकते हैं। उसके बाद फिर इसी प्रकार से फिर जो पौधे होते हैं वो अलग अलग संकरण कराया, यानी कि जब बौने और बौने पौधे का संकरण कराया तो वो सारे पौधे बौने भी हो सकते हैं, या जब बौने और या लंबे लंबे पौधों का संकरण कराया तो इससे उत्पन्न जो लंबे पौधे थे, इससे अगर संकरण कराते हैं तो उसमें बौने पौधे भी हो सकते हैं लंबों के द्वारा, और जो बौने पौधे होते हैं उनसे लंबे पौधे भी हो सकते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो पीढ़ी के जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी में प्रदर्शित अगर यदि ना हो तो वो दूसरी पीढ़ी में अवश्य दिखाई देते हैं। ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो 7 वर्षों तक अध्ययन जो किया था उन्होंने 1856 से लेकर 1863 के मध्य। इसी प्रकार देखिए, जो पौधे लंबे होते हैं, लंबे पौधे, उनके लिए कैपिटल टी का प्रयोग किया, और जो पौधे बौने होते हैं, बौने, उनके लिए कैपिटल स्मॉल का प्रयोग किया। किसका? कैपिटल टी का लंबे पौधों के लिए तथा कैपिटल स्मॉल टी का छोटे पौधे के लिए। देखिए, ये जो पौधे हैं इनका यदि संकरण कराया जाएगा, यदि संकरण कराया जाएगा तो इनसे जो उत्पन्न संतान होगी, इनसे उत्पन्न जो पौधे होंगे, यदि इन दोनों का संकरण कराने से मान लीजिए सभी पौधे टी यानी कि कैपिटल टी सभी पौधे लंबे हो सकते हैं, ठीक है। या प्रथम पीढ़ी में F1 की बात हो रही है,
F1 में सभी पौधे लंबे हो सकते हैं या स्मॉल टी सभी पौधे छोटे हो सकते हैं, यानी एक का लक्षण प्रदर्शित हो सकता है। यदि यह F2 में जाता है तो F2 में T1 या T ऐसे, यानी कि उसमें T1 स्मॉल टी छोटे भी हो सकते हैं और वो कुछ पौधे बड़े भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी बौने भी हो सकते हैं। इस प्रकार से लंबे पौधों के लिए कैपिटल टी का प्रयोग और संकेत है तथा जो बौने पौधे हैं वो स्मॉल टी का संकेत होता है। इसी प्रकार जितने भी उन्होंने संकरण कराए, जैसे सफेद झुर्रीदार जो बीज थे उनका गोल बीज से संकरण कराया तो उन्होंने देखा कि उसमें से कुछ गोल बीज वाले पौधे निकले हैं तथा प्रथम पीढ़ी में निकले हैं। तब दूसरी पीढ़ी में जब उन्होंने संकरण कराया F2 में तो देखा उसमें से कुछ झुर्रीदार बीज भी हैं तथा कुछ गोल बीज भी हैं, फलियां हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको ये 7 पॉइंट जो लिखाए थे उस प्रकार से सभी बारी बारी से जब उन्होंने संकरण कराया और जब स्वतः ही उनमें खुद अपने आप ही वो पौधे उत्पन्न हुए तो देखा कि जो पीढ़ी के लक्षण हैं वो एक से दूसरी पीढ़ी में अवश्य चलते हैं। ये जो पहला पाठ था विज्ञान जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 5 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो मैंने आपको यहाँ पर कुछ दिखाया। यानी एक जीनी वंशागति, इसको जब ये वाला जो एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का संकट है इसको हम एक जीनी वंशागति बोलते हैं। एक जीनी वंशागति, इसको एक जीनी वंशागति भी, यानी कि ये सब प्रक्रिया एक जीनी वंशागति के अंतर्गत आती है। जो F1 और जो F2 की जो पीढ़ी है यह एक जीनी वंशागति के अंतर्गत आती है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि देखिए इसको रटा नहीं जा सकता, आपको बस यही समझना है और इससे अच्छा मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो आप नोट अवश्य करें और इसी के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब अगला वाला जो इसका भाग है वो मैं पार्ट 2 में ही लेकर आऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर करें जिन बच्चों की इसको अत्यधिक आवश्यकता है और जो इस जानकारी को ग्रहण करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद छोटे बड़े भाइयों और बहनों के लिए तथा उन सभी व्यक्तियों के लिए जो इस क्लास को अंत तक देखते हैं। धन्यवाद।